डियर स्टूडेंट, स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राठौड़ सर एज ए मार्गदर्शक और मोटिवेटर के तौर पे इतिहास विषय के बारे में बात करूंगा, आपसे रूबरू होऊंगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक की अति महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक की बात करने से पहले हम एक तरह से जब बच्चा स्कूल में जाता है, प्रारंभिक गुरुजी जो उसको एक तरह से ककहरा सिखाते हैं, तो हम उस ककहरे की बात कर लेते हैं कि कुछ एक जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हम आगे की चीज़ों को आसान कर देंगे। तो सबसे पहले भारतीय इतिहास की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास में जो कालक्रम का निर्धारण है उसमें सामान्यतः दो प्रकार की जो शब्दावली है वो यूज़ की जाती है। इतिहास का कालक्रम जो है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से तय माना गया है, और इससे पहले की घटनाएं जो है इसको सामान्यतः ईसा पूर्व या इसी को शॉर्ट में ईसा पूर्व लिख सकते हैं, इसी को हम बिफोर क्राइस्ट लिख सकते हैं। अब अगर अपन वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम जैसे 1500 से 1000 है, तो 1000 बीसी या 1000 ईसा पूर्व लिखा जाएगा। जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो उसका कालक्रम हम 2300 ईसा पूर्व या 2300 बीसी लिखेंगे। ईसा मसीह के जन्म वर्ष से बाद की जो घटनाएं हैं वो सामान्यतः ईसवी सन या उसको हम एनो डोमिनी एडी लिख देते हैं। और आज की बात करें तो ईसवी सन 2020 जो है वो एक तरह से चल रहा है। तो 2020 जो है वो ईसा मसीह के जन्म से 2020 वर्ष की बात है। इसको हम एडी भी लिख सकते हैं, इसको ईसवी सन भी लिख सकते हैं। दो प्रकार की डेट जो है वो सामान्यतः यूज लेते हैं। आजकल की कॉन्सेप्ट में, जैसा कि इस बार सीटेट का भी क्वेश्चन था, ये जो बीसी है इसकी बजाय BCE भी लिखा जाता है, और ये जो एडी है इसकी बजाय केवल CE लिखा जाता है। सीटेट में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म भी हम ये देख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा लिखा जाता है इसका फुल फॉर्म। तो नवीनतम क्वेश्चन था तो हमें CE का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको हम केवल कॉमन एरा लिख देंगे। अब देखते हैं, पहले जो BC लिखा हुआ था अब BCE भी यूज किया जा सकता है। पहले AD का प्रयोग करते थे, अब केवल CE का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये नवीनतम क्वेश्चन हुआ, जो फुल फॉर्म था ये हो सकता है हमें आगामी जो डेट मिलती है उसमें। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं हम, ये जो डेट है इसी के आधार पे एक तरह से जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। तो भारतीय इतिहास में कुछ एक संवत भी चलते हैं, और उन संवतों में हम देखते हैं ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले बात करें तो 57 BC ये विक्रम संवत है। ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया गया संवत था। ये ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले की बात थी। ये 0 ईस्वी ईसा मसीह का जन्म वर्ष मान रहे हैं, और इसके बाद जो घटनाएं जुड़ती जाती है ये घटनाएं जो है वो घटती जाती है, और इसी में हम देख रहे हैं वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 BC, तो इससे पहले के 1500 साल हैं। और 78 ईस्वी में अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद कुषाण एक वंश होता है, उसके शासक कनिष्क द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर जो संवत चलाया जाता है वो संवत होता है शक संवत। हालांकि कुषाण वंश द्वारा चलाया गया, लेकिन शक जो है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए शक संवत कहलाता है। और ये जो शक संवत है इसी पे अपना राष्ट्रीय कैलेंडर भी आधारित है। ये IAS प्री का क्वेश्चन हुआ, तो शक संवत जो है उसी पे आधारित है राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का, और ये 78 ईस्वी में प्रारंभ माना गया। इसी के आधार पे हम देख लेते हैं कि वर्तमान का 2020 का जो वर्ष है उसको हम
सक्षमत में गणना करें तो ये यहाँ से शुरू हुआ 2020 वर्ष तक, जबकि 78 साल बाद इसको हम 1 मानकर 2020 तक आते हैं, तो सीधी सी बात है हम यहाँ से घटा लेंगे और ये अपना सक्षमत आ जाएगा। अब इसी में हम विक्रम संवत ज्ञात करना चाहते हैं, तो 2020 में हम 57 वर्ष जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि 57 को 1 मानकर पहले 0 तक आएंगे और 2020 तक का, तो ये अपना विक्रम संवत आ जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य संवत भी हैं, वो हम संदर्भ जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ साथ बात करेंगे, चाहे वो हर्ष संवत की बात हो, कॉलम संवत की बात हो या गुप्त संवत की बात हो। ये 2 मुख्य संवत हैं जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ इस्लाम में हिजरी संवत भी यूज़ किया जाता है, जो मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना यात्रा के उपलक्ष्य में था 622 ईस्वी में। अब अगर हिजरी संवत हमें ज्ञात करना हो तो लगभग 2020 से 622 वर्ष बाद की बात थी, तो इसको घटा देते हैं, ये हिजरी संवत आ जाता है, इस्लामी कैलेंडर जो जिस पर आधारित है। तो ये तो हुई कालक्रम की और संवत विशेष की बात, एकदम सरलतम बात जहाँ से हमें क्वेश्चन मिल सकता है और एनसीईआरटी आधारित है, तो इम्पोर्टेंट बात भी बनती है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी, जैसा कि इस बार सीटेट का क्वेश्चन भी था, ये एक तरह से फुल फॉर्म आधारित है। तो सीई के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आईएएस प्री का क्वेश्चन था सक्षमत आधारित, तो हमें विक्रम संवत या ईशविशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इतिहास में दूसरे प्रकार के कॉन्सेप्ट की। ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम इतिहास का 3 भागों में विभाजन करने जा रहे हैं और लिपि के आधार पर, लेखन सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थात लिपि का अपना बहुत बड़ा रोल होता है, जो लिखने के काम आ रही है वह लिपि है। और जब प्रारंभ में मानव पूरी तरह आखेट का जीवन व्यतीत करता था, एक तरह से जंगली जीवन व्यतीत करता था, लिपि का ज्ञान नहीं था उसे, उस काल को अलग नाम से पुकारा जा रहा था, जबकि लिपि का ज्ञान तो हो जाता है उस समय के काल को अलग। तो इतिहास में लिपि के आधार पर इतिहास को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला अपना जो भाग है इतिहास का, उसमें हम देख लेते हैं कि इस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इस काल में मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, अर्थात वह लिपि से परिचित नहीं होता। और इस काल का जो मानव है पूरी तरह से जंगली जीवन व्यतीत करता है। हालांकि उसको एक तरह से पहिए का आविष्कारक माना जाता है, इस समय आग का आविष्कार वह कर लेता है, लेकिन पूरी तरह से आखेटक जीवन था उसका, आखेट खाद्य संग्राहक जीवन था, स्थायी रूप से बसता नहीं है। पशुपालन और खेती बहुत बाद में करना लगता है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो औजार होते हैं वो पत्थर के होते हैं और पत्थर को पाषाण भी कहा जा रहा है। और इसी प्रागैतिहासिक काल को पत्थर के औजारों के आधार पे बाद में विद्वान जो है अलग अलग भाग कर देते हैं। वही जो पत्थर के औजार हैं वो क्रमशः भोंडे से परिष्कृत होते जाते हैं और उस परिष्कृत औजारों के आधार पे हम देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल केवल पत्थर के औजार हैं और कुछ नवीन जो टेक्निक है वो धीरे धीरे सीखता जाता है। तो इस काल में लिपि का ज्ञान नहीं होता, पत्थर के ही औजार होते हैं। और इस काल के बहुत सारे हम एक तरह से राजस्थान के संदर्भ में भी स्थलों की बात करेंगे, डीडवाना, कुराड़ा जैसे, तिलवाड़ा जैसे जो स्थल हैं उनके बारे में। यहाँ दूसरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिपि के आधार पे दूसरा जो इतिहास का कालक्रम है वो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। जहाँ प्रागैतिहासिक काल को हम प्री हिस्टोरिक एज कह देते हैं, वहीं आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक एज कह देते हैं। और इस काल का मतलब ये है कि इस काल का मानव लेखन सामग्री से परिचित था, लिपि का ज्ञान उसे था, लेकिन विद्वानों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब आद्य ऐतिहासिक काल वह है जिस काल की अपनी लिपि है या अपनी लिखित सामग्री है, लेकिन उसको विद्वान पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं सके हैं। उस काल को इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर हम सिंधु सभ्यता और कुछ विद्वान वैदिक सभ्यता को भी
आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब हम तीसरे काल पे चलते हैं लिपि के आधार पर। तीसरा काल हिस्टोरिक एज है, इसको हम ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। और इस ऐतिहासिक काल की विशेषता ये हो गई कि इस काल के मानव को लिपि का ज्ञान भी था और विद्वानों को पढ़ने में सफलता भी मिली है। अर्थात ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान भी था और विद्वान जो है उस काल की लिपि को पढ़ने में सफल भी हुए हैं, वह ऐतिहासिक काल है। और भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि मौर्य काल से लेकर आज तक का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ऐसा इसीलिए कि 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश विद्वान होते हैं, उन्होंने अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और ब्राह्मी लिपि पढ़ने के कारण, एक तरह से अभिलेखों की लिपि पढ़ने के कारण मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो हम लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं इतिहास से संबंधित। और अगली जो अपनी कॉन्सेप्ट है इतिहास की, उसमें हम देख लेते हैं कि लेखन सामग्री के आधार पर जो इतिहास है वो 2 भागों में बांटा जाता है स्रोत के आधार पर। अर्थात इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो 2 प्रकार की सामग्री जो है वो मुख्य रूप से काम में ली जाती है। ये 2 प्रकार की जो सामग्री है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और लगभग 50% जो क्वेश्चंस हैं किसी भी प्रकार के हमें पीसीएस से लेकर विभिन्न एग्जाम में जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड रहते हैं पुरातात्विक और साहित्यिक सामग्री पे। तो अति महत्वपूर्ण एक तरह से कॉन्सेप्ट है। पहले प्रकार का जो स्रोत है इतिहास का, उस स्रोत को हम पुरातात्विक स्रोत कह देते हैं। और दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं इतिहास के, उनको हम साहित्यिक स्रोत कह देते हैं। स्रोत सोर्स हैं, साक्ष्य हैं, जिसके आधार पे एक इतिहासकार इतिहास लेखन करता है। तो पहले प्रकार के स्रोत को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है और दूसरे प्रकार के स्रोत को साहित्यिक स्रोत कह दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत मुख्य रूप से कौन से होते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम खुदाई में प्राप्त जो सामग्री होती है उसको भी लेते हैं, इसके साथ साथ विभिन्न मंदिर, मस्जिद, विभिन्न अभिलेख, विभिन्न इमारतें जो हमें खंडहर, दवसावशेष के रूप में मिली है उनको भी हम शामिल करते हैं। तो इसमें अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, इसके साथ साथ विभिन्न राजप्रासाद, दुर्ग, किले, छतरियाँ, बावड़ियाँ, महल, बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है वो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखता है। विभिन्न राजकीय संग्रहालयों के माध्यम से जो पुरातात्विक सामग्री है वो संग्रहित रखी जाती है, सुरक्षित रखी जाती है। वहीं साहित्यिक जो स्रोत है उसकी हम बात करें तो वो अलग अलग भाषाओं में लिपि के आधार पर, लेखन कला के आधार पर लिखा हुआ साहित्य है। वो संस्कृत साहित्य हो सकता है, वो धार्मिक साहित्य हो सकता है, वो लौकिक साहित्य हो सकता है, वो प्राकृत हो सकता है, वो पाली का हो सकता है, वो जैनिज्म का हो सकता है, बुद्धिज्म का हो सकता है। इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, चाहे वो चीनी यात्री हों, चाहे अरबी यात्री हों, चाहे फारसी यात्री हों, उन सभी यात्रियों के वृत्तांत को भी हम साहित्यिक स्रोत में समाहित करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात लेते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो सबसे सरलतम क्वेश्चन की जो कभी कभी हमें पूछ लिया जाता है। भारतीय इतिहास के जनक की एक तरह से हम बात करें तो भारतीय इतिहास का जो जनक है वो माना जाता है मेगस्थनीज को। और मेगस्थनीज जो है एक यूनानी विद्वान होते हैं। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जहां
मेगास्थनीज जो है उसने अपनी पुस्तक इंडिका के माध्यम से खासकर मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी है। तो भारतीय इतिहास के जो जनक हैं वो माने जाते हैं मेगास्थनीज, और इनकी पुस्तक आती है इंडिका। अब अगर हम विश्व इतिहास के जनक की बात करें तो विश्व इतिहास के जो जनक हैं वो माने जाते हैं हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है ये कभी भारत नहीं आते, लेकिन भारत के बारे में विवरण जो है वो उनकी पुस्तक हिस्टोरिया में लिखा हुआ मिलता है। तो विश्व इतिहास के जो जनक हैं उनकी बात करें तो ये हेरोडोटस होंगे, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका या हिस्टोरिया भी कह देते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। राजस्थान में इतिहास के जनक की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स टॉड, जो इस्लिंगटन इंग्लैंड के निवासी होते हैं, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। तो 3 सबसे सरलतम क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इतिहास की जब भी बात करेंगे उसका शाब्दिक अर्थ महत्वपूर्ण रहेगा, इसके जनक महत्वपूर्ण रहेंगे। तो विश्व इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, हिस्टोरिका इनका ग्रंथ है। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस संबंधों के बारे में विवरण लिखा है। हालांकि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आते, जबकि बाकी के दोनों विद्वान भारत की यात्रा करते हैं और अपने एक तरह से समकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। भारतीय इतिहास के जनक माने जाते हैं मेगास्थनीज, और इनकी पुस्तक है इंडिका। ये इस बार रीड का भी क्वेश्चन था। राजस्थान के इतिहास की जनक की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास के जनक माने जाते हैं, और एनल्स जो है उनका मुख्य ग्रंथ है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इसका पूरा नाम मिलता है। अब आगे चलते हैं, और इतिहास जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति धन है, धन आश। और ये जो इतिहास है इसका मतलब ये हुआ कि अतीत में घटित निश्चित घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इतिहास में शामिल होता है या इतिहास में रखा जाता है। सभी घटनाओं का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, खासकर निष्पक्षता और वैज्ञानिकता इतिहासकार की एक तरह से क्वालिटी होनी चाहिए। वो तथ्यों को विश्लेषित करे और इसके साथ साथ तटस्थ रूप से घटनाओं को देखे। तो निश्चित घटनाओं का जो क्रमबद्ध विवरण है वो सामान्य रूप से इतिहास में लिखा जाता है, और ये लैटिन शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हम अनुसंधान भी ले सकते हैं। तो इतिहास का सबसे संक्षिप्त और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है हिस्टोरिया, अनुसंधान से लिया जाता है। तो इतिहास शाब्दिक अर्थ की बात की, इतिहास के जनक की बात की, और अब हम इतिहास के बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत की बात कर लेते हैं। तो अगला अपना जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो स्रोत आधारित होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनकी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत की ही बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण कंटेंट भी है और हमें सामान्यतः क्वेश्चन भी मिल जाता है यहाँ से। पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले सरलतम बात पे चलते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है इसमें हम सामान्यतः अभिलेख लेते हैं। इन्हीं अभिलेखों को हम स्तंभ लेख में भी डिवाइड कर सकते हैं, इन्हीं अभिलेखों को हम शिलालेख में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर कुछ गुफा लेख भी हम पुरातात्विक साक्ष्यों में रखते हैं, जैसे अजंता एलोरा। सिक्के अति महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। मृद भांड भी शामिल किए जाते हैं, मिट्टी के पात्र जो अलग अलग रंग के आधार पे अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखते हैं।
हम ताम्रपत्र को भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि ताम्रपत्र को हम अभिलेख भी कह सकते हैं सीमित स्तर पे। इसके साथ साथ विभिन्न जो स्मारक हैं, इन स्मारकों में खासकर हम दुर्ग, महल, राजप्रासाद, छतरियाँ वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ साथ खुदाई में प्राप्त अन्य जो खंडहरें हैं खासकर सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, तो उनको भी हम शामिल कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो सामग्री है वो एक तरह से पुरातात्विक स्रोत हुआ, और ये जो सामग्री है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय पुरातत्व विभाग की होती है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है वो इसको सुरक्षित रखता है, और एक तरह से विभिन्न स्टेट से लिंक होते हुए राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी अपने अपने यहाँ पे जो राजकीय संग्रहालयों के माध्यम से पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित रखता है। तो अब हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसकी स्थापना और जनक के बारे में बात कर लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो लगभग 1861 ईस्वी मानी जाती है, और ये ब्रिटिश भारत की बात हुई। इस पुरातत्व विभाग के जनक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हुए अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इस बार कॉलेज लेक्चरर का भी क्वेश्चन था। इतिहास के संदर्भ में पूछा गया भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इनके नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई, और एक तरह से मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में था पुरातत्व विभाग का। अब राजस्थान में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक तरह से जो सामग्री मिली है, इसके साथ साथ विभिन्न दुर्ग, राजप्रासाद, मंदिर वगैरह हैं, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है वो राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो इसका एक शाखा है। और इसके जनक की बात करें तो इसके जनक माने जाते हैं कार्लाइल या SCL कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है, वहीं कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और पुरातत्व विभाग जो है वो एक तरह से खुदाई में प्राप्त सामग्री की भी सुरक्षा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कालीबंगा जो संग्रहालय है, इसका मतलब हुआ कि कालीबंगा से प्राप्त जो समस्त सामग्री है, पुरातात्विक सामग्री, वो कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में सुरक्षित रखी गई है, और उस संग्रहालय के माध्यम से पुरातत्व विभाग जो है वो उसको सुरक्षित रखता है। अब हम दूसरे प्रकार के स्रोत की कॉमन बात कर लेते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो स्रोत है उसमें देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में हम सामान्यतः कौन कौन सी सामग्री जो है वो रखते हैं, या कौन कौन से सोर्स जो है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में काम आते हैं इतिहास लेखन के लिए। साहित्यिक स्रोत में एक शब्द हम धार्मिक साहित्य का ले सकते हैं, एक शब्द हम धर्मेतर साहित्य का ले सकते हैं, इसी को लौकिक साहित्य भी कह देते हैं, और एक तरह से एक विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य जो है इसको हम फिर से दो भागों में बांट देते हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। सामान्यतः वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद को ब्राह्मण साहित्य में शामिल कर लिया जाता है, जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब हो गया कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो साहित्य है वो एक तरह से ब्राह्मणेतर साहित्य में शामिल होता है। लौकिक साहित्य में एक तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भास के विभिन्न नाटक, कर्ण की राजतरंगिणी, ये कुछ एक जो ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चाहे वो आयुर्वेद पे हों, चाहे गणित पे हों, चाहे ज्योतिष पे हों, या फिर अन्य लौकिक जीवन के बारे में जानकारी देने वाले, तो उसको हम सामान्यतः लौकिक साहित्य में शामिल करते हैं। और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, खासकर चीनी यात्रियों का, अरबी और फारसी यात्रियों का इसमें शामिल करेंगे। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हम देखते हैं कि कुछ चीनी यात्री भारत आते हैं, इसके साथ साथ कुछ अरबी यात्री, यूनानी यात्री जो भारत के बारे में विवरण देते हैं। एक एक एग्जाम्पल लें तो चीनी यात्रियों में फाइयान, हैंसांग अति महत्वपूर्ण यात्रियों में से हैं, जिन्होंने एक तरह से अपने समय के यात्रा विवरण के बारे में लिखा है, शासक, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा है। अरबी यात्रियों में हम देखते हैं कि अल-बरूनी, सुलेमान, अल-मशूदी जैसे यात्री हैं, वो भी एक तरह से 7वीं से 12वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से।
यूनानी लेखकों की बात तो हमने की ही है, जैसे मेगास्थनीज एक यूनानी लेखक होता है। इसके साथ साथ प्लिनी, स्ट्रेबो, जो अन्य यात्री हैं वो भी अपनी पुस्तकों में खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के, खासकर आयात निर्यात और विभिन्न शासक के बारे में, बंदरगाहों के बारे में, विभिन्न व्यापारिक रास्तों के बारे में विवरण लिखते हैं। लौकिक साहित्य में हम एक एग्जाम्पल लें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र अति महत्वपूर्ण रोल निभाता है। खासकर हमें मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है वो अर्थशास्त्र पर डिपेंड है, तो अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण जानकारी देने का स्रोत है। इसके साथ साथ कालिदास के बहुत सारे नाटक जो हैं वो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। कलन की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ साथ बहुत सारे आयुर्वेदिक और व्याकरण आधारित ग्रंथ भी हमें लौकिक साहित्य के रूप में सामान्य जनजीवन के बारे में, सामान्य एक तरह से चिकित्सा संबंधी प्रणालियों के बारे में जानकारी देते हैं। धार्मिक साहित्य की भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अभिलेख से शुरुआत करते हैं, इसकी बेसिक बातों पे चलते हैं, आगे बढ़ें। और सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में हम बात करने जा रहे हैं अभिलेखों की। उसके बाद हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले अभिलेख। अभिलेखों को अंग्रेजी में एपिग्राफी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभिलेखों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र भी कह देते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है एपिग्राफी कहलाता है। ये पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला, ये जो अभिलेख हैं उनमें सामान्यतः हम स्तंभों पर आधारित जो लेख हैं उनको स्तंभ लेख के रूप में ले सकते हैं। गुफाओं में जो लेख है गुफा लेख भी लिख सकते हैं, ताम्रपत्र लेख भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ शिला लेख भी। और मोटे तौर पर हमें ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो मौर्य काल में ही मिलते हैं। तो कुछ अभिलेखों के बारे में बात करें तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता जो है वहाँ से कोई वैसे अभिलेख स्वतंत्र रूप से तो नहीं मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी का स्रोत मुख्य रूप से मुहरें हैं। और रीट का क्वेश्चन भी था कि सिंधु सभ्यता की जानकारी का अभिलेखी साक्ष्य क्या है, तो मुहरें हैं। वहाँ पे कोई शिलालेख, स्तंभलेख वगैरह नहीं मिला था। तो एक तरह से प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें तो सिंधु सभ्यता की मुहरें प्राचीनतम अभिलेख हैं। वैदिक सभ्यता में हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक अभिलेख बोगस कोई अभिलेख आता है। ये 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 बीसी भी लिख देते हैं। मध्य एशिया में अवस्थित है और इसके साथ साथ किलक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये दो जातियों के मध्य होने वाले युद्ध और संधि का उल्लेख करता है। तो हित्ती और मित्तानी जातियों के मध्य युद्ध और संधि होती है। यहाँ हमें डेट वगैरह, स्थान वगैरह कम पूछा जाता था। खासकर वैदिक साहित्य के कुछ देवता जो हैं, जो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं, गवाह के रूप में यूज किए जाते हैं इस अभिलेख में, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो सामान्यतः उसका सूत्र जो है ईव मीना होता है, अर्थात 4 वैदिक देवता इन जातियों के मध्य संधि पत्र के गवाह के रूप में उल्लेखित बताए गए हैं। इन 4 वैदिक देवताओं का विवरण क्रमशः यह है: इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये 4 वैदिक देवता जो हैं वो एक तरह से गवाह के रूप में इन जातियों के मध्य संधि पत्र पर उल्लेखित हैं। तो प्राचीनतम महत्वपूर्ण अभिलेख की बात करें, स्वतंत्र रूप से अभिलेख की बात करें तो बोगस कोई अभिलेख आता है। ये मध्य एशिया में अर्थात भारत के बाहर अवस्थित है। इसके अलावा प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है एक तरह से हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है और ये कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी होता है और उड़ीसा में कलिंग में खासकर नहर बनाने के बारे में, और इसके साथ साथ खारवेल जैन मतानुयायी होता है तो जैन धर्म के बारे में भी जानकारी देने का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो प्राचीनतम अभिलेखों में से एक है। इन्हीं प्राचीनतम अभिलेखों में हम प्रथम शताब्दी और दूसरी शताब्दी के मध्य की बात करें, लगभग 150 ईस्वी की बात करें, तो एक अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत भाषा में है।
बाकी की ज़्यादातर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। प्राचीनतम अभिलेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का है, हालांकि एक विदेशी शासक का है, और ये शासक है रुद्रदामन। शक एक विदेशी जाति होती है, उसके शासक का अभिलेख, और शक शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था अपने एक प्रांतीय गवर्नर के द्वारा। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है और रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। रुद्रदामन शक जाति से संबंधित था। तो ये अभिलेखों के बारे में मोटे तौर पे हमने बात की है, खासकर प्राचीन भारत के अभिलेखों के बारे में। और इन्हीं अभिलेखों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिलेख हमें एक साथ मिलते हैं मौर्य काल में अशोक मौर्य के, और उन अभिलेखों की हम पर्टिकुलर जब मौर्य काल पढ़ रहे होंगे तब बात करेंगे, अलग से व्याख्या करेंगे। मोटे तौर पे कुछ और अभिलेखों की बात करते हैं। तो यहाँ देखें, मौर्य काल के जो अभिलेख हैं उनमें एक अभिलेख आता है बाबरू अभिलेख, बाबरू शिलालेख भी है, जो खासकर अशोक मौर्य के धर्म के बारे में और उसकी धार्मिक निष्ठा जो बौद्ध धर्म में व्यक्त की जाती है उसके द्वारा उसके बारे में विवरण देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा हमें मौर्य काल में ही गिरनार अभिलेख मिलता है, मौर्य काल में ही साबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख मिलते हैं। तो ये कुछ मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनका जिक्र डिटेल से हम मौर्य काल के संदर्भ में जब बात करेंगे तब पढ़ेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो अभिलेख हैं इन्हीं के एक भाग के रूप में हम प्रशस्ति को भी रखते हैं। जब किसी शासक की सामान्य जानकारी की बात हो रही है, उसकी प्रशंसा की बात हो रही है, तो वो प्रशस्ति कहला रहा है। तो ये जो अभिलेख है उसी का पार्ट भी है। सामान्य रूप से जब जानकारी सामान्य हो तो उसको अभिलेख भी कहा जा रहा है, और ये किसी शासक की प्रशंसा में है तो उसको प्रशस्ति भी कहा जा रहा है। ये नेट का क्वेश्चन हुआ, यूजीसी नेट का क्वेश्चन हुआ प्रशस्ति, और इसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। तो शाब्दिक अर्थ हुआ राज प्रशंसा, अर्थात राजा की प्रशंसा में, शासक की प्रशंसा में शासक की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो प्रशस्ति कहलाता है। एक प्रशस्ति का उदाहरण ले लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है मुख्य रूप से हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। ये गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, जिसकी उपलब्धियों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। संस्कृत भाषा में है और चंपू शैली में। ये लिखने वाले विद्वान होते हैं हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के क्रमशः कुमारामात्य भी, महासंधि विग्रहिक भी थे। तो प्रयाग प्रशस्ति का मतलब ये हो गया कि ये विशेष रूप से समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है। तो प्रशस्ति एज ए प्रशंसा के स्वरूप ले सकते हैं। इसी प्रशस्ति को हम सामान्य लैंग्वेज में अभिलेख तो कह ही सकते हैं। जब राजस्थान के संदर्भ में बात करें प्रशस्ति की, तो राजस्थान के संदर्भ में बीकानेर में देखते हैं राय सिंह की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानकारी का स्रोत है जूनागढ़ प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति। और यही बात हम मेवाड़ के राय सिंह के बारे में बात करें तो राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ दास भट्ट द्वारा लिखित राजसमंद झील की पाल पे मिलती है, वो मेवाड़ के राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने का मुख्य स्रोत है। तो ये राज प्रशस्ति है, शासक विशेष की प्रशंसा में लिखा गया एक तरह से लेख कह सकते हैं। ये भी अभिलेख का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं और इन अभिलेखों के बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से सिक्कों की। तो अगला अपना जो कंटेंट है, अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिक्के। अब सिक्कों के रूप में देखते हैं कि सिक्कों से भी हमें जनरल क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है, या मुद्रा शास्त्र भी उसको कह सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें पूछा हुआ मिला। तो सिक्कों का अध्ययन, सिक्के बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं
किसी राजवंश, किसी शासक, एक तरह से साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बयां करने में। एक तरह से स्वर्ण सिक्के या रजत सिक्के ज़्यादा मिलते हैं तो उस साम्राज्य की या राजा की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। जब मिलावट ज़्यादा होती है, तांबे की मुद्राएं ज़्यादा मिल रही है, तो उसकी गिरावट का संकेत भी है। ये हर काल विशेष में हम सिक्कों के बारे में भी बात करेंगे, विभिन्न टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके संदर्भ में। लेकिन सिक्कों के बारे में हम जनरल रूप से ये देख लेते हैं कि सबसे पहले भारत में जो प्रचलित सिक्के होते हैं उनको नाम दिया गया आहत सिक्के, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा नाम दिया गया। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें आहत सिक्के नाम दिया था। ये जो आहत सिक्के हैं ये अधिकांशतः चांदी धातु से निर्मित होते हैं, सोने के सिक्के नहीं होते, और कुछ मिश्रित धातुओं का भी यूज़ किया जाता था। पहली बात यह है कि ये स्वर्ण सिक्के नहीं थे, सोने के सिक्के नहीं हैं, और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये लेख युक्त नहीं थे, तो ये लेख विहीन सिक्के होते हैं। और ख़ासकर इन आहत सिक्कों पर हमें सूर्य, चंद्र, इसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियाँ मिलती हैं। कोई भी लेख अंकित नहीं होता था, सोने के भी नहीं थे। ये अधिकांशतः मिश्रित और चांदी धातुओं से निर्मित आहत सिक्के, खासकर ठप्पे वाले सिक्के भी इनको कह दिया जाता है। सूर्य, चंद्र, पशु पक्षियों की आकृतियां इस पर अंकित थी। ये जो आहत सिक्के हैं इन्हीं को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, और पंचमार्क नाम जो है वो जेम्स प्रिंसेप ने इनको दिया था। तो जेम्स प्रिंसेप जो अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला विद्वान था, उसी के द्वारा इनको नाम दिया जाता है पंचमार्क सिक्के। इन्हीं को हम ठप्पे वाले सिक्के भी कह देते हैं। एक तरह से आहत सिक्के भी बहुत ज़्यादा स्थानों से मिले हैं। प्राचीन भारत में खासकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रचलित भारत के सिक्के थे वो आहत सिक्के कहलाते थे। तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित सिक्के हैं। इसके संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से आहत सिक्कों के बारे में सत्य कथन है या असत्य कथन है। जहाँ कहीं भी कोई भी कथन होगा वहाँ ज़रूर ये कंटेंट मिलेंगे। अधिकांशतः चांदी से निर्मित है या चांदी से निर्मित नहीं है, अधिकांशतः स्वर्ण से निर्मित है, या सभी सिक्के लेख विहीन हैं या लेख युक्त हैं, ऐसी लाइन मिल सकती है। पंचमार्क सिक्कों के संदर्भ में हो सकता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित मिल सकता है। अब ये जो आहत सिक्के थे, इन्हीं के विपरीत जब भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों की बात करते हैं, सोने के सिक्कों की बात करते हैं, लेख वाले सिक्कों की बात करते हैं, तो ये सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है यूनानियों को। अर्थात भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रचलित करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। यही यूनानी जो है भारतीय साहित्य में इंडो ग्रीक के नाम से भी फेमस है, और इन्हीं को हम हिंद यवन भी कह रहे हैं, और इन्हीं को यूनानी भी कहा जा रहा है। मतलब नाम एक ही है, इंडो ग्रीक कह दें, चाहे हिंद यवन कह दें, चाहे यूनानी कह दें। इन यूनानियों को श्रेय जाता है कि भारत में सबसे पहले उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, और यूनानियों में पहला सोने का सिक्का जो है, सामान्यतः विद्वान इस पर सहमत हैं कि एक शासक था मेनेंडर, जिसका प्रचलित मिलता है। और यही मेनेंडर जो है वो बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म अंगीकार कर लेता है। मिलिंद पन्नों में नागसेन और मेनेंडर के मध्य वार्तालाप भी मिलता है। ये जो सोने के सिक्के थे उन्हीं पर लेख जो है लिखने का श्रेय भी यूनानियों को जाता है। तो यूनानियों ने ही सबसे पहले सोने के सिक्के और लेख वाले सिक्के भी प्रचलित किए। अब लेख की बात करें तो सामान्यतः अगर 1 रुपये की भी बात करें तो वहाँ पर हमें एक तरह से 1 रुपये का अंकन मिलता है। शब्दावली में खासकर हम बात करें तो इंग्लिश शब्दावली में हमें रुपीज़ लिखा हुआ मिलता है, हिंदी शब्दावली में रुपया लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते का अंकन मिलता है, इसके साथ साथ कौन सा वर्ष है उसका भी अंकन मिलता है, और एक तरह से प्रतीक चिन्ह का अंकन भी मिलता है। ये बात हुई लेख की। तो पहले लेख वाले सिक्के और सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है यूनानियों को। ये एक तरह से रीट का क्वेश्चन भी हुआ, अति महत्वपूर्ण कंटेंट भी है सिक्कों की दृष्टि से। खासकर हमें जनरल जितने भी एग्जाम हैं राष्ट्रीय लेवल के, उन पर भी पूछा जा सकता है। ये पीसीएस का क्वेश्चन भी हुआ, खासकर सिक्कों के संदर्भ में यूनानी लेखकों द्वारा जो जारी किए जाते हैं सिक्के, उनके संदर्भ में। राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे कहाँ से राजस्थान में ये सिक्के मिले हैं। और जब एक तरह से राष्ट्रीय संदर्भ में बात करते हैं हम चोल शासकों की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि भारत, दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से यूनानी जो शासक है उनके सिक्के बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं।
तो ये बात सिक्कों की और आहत सिक्कों की थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले कि जो सिक्के हैं उनके संदर्भ में हमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकते हैं। संदर्भ के साथ डिटेल तो हम लिखेंगे ही, लेकिन हम देख लेते हैं कि 2-4 एग्जाम्पल हमें मिल सकते हैं। खासकर जब वैदिक काल पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे हमें बहुत बार निष्क शब्द मिलेगा। तो वैदिक साहित्य में सोने का जो सिक्का है या गले के आभूषण के तौर पे प्रारंभिक तौर पे यूज़ किया जाता था, उसका नाम निष्क होता है। यही बात जब मौर्य काल में देखेंगे तो इसी निष्क को सुवर्ण लिखा जा रहा है, अर्थात मौर्य काल में सोने का सिक्का सुवर्ण कहलाएगा और चांदी का जो सिक्का है वो ये HM का भी क्वेश्चन था, और कारशापन को पण भी कहा जाता है, धरण भी कहा जाता है। जब गुप्त काल की बात करेंगे तो सोने का सिक्का कहलाएगा दिनार और चांदी का सिक्का रूपक कहलाएगा। जब सल्तनत काल की बात करेंगे तो चांदी का सिक्का कहलाएगा टंका और तांबे का सिक्का कहलाएगा जित्तल। जब मुगल काल की बात करेंगे तो सोने का सिक्का होगा मुहर, संसब, और चांदी के और तांबे के सिक्कों में अद्दा, बिक्खा वगैरह बहुत सारे सिक्के मिलेंगे। तो सिक्कों के संदर्भ में हमने देखा कि आहत सिक्के सबसे प्राचीन प्रचलित थे। सोने के सिक्के और लेख वाले सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो यूनानियों को जाता है। यूनानियों की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी सिक्के ही है। निष्क वैदिक काल का प्रचलित सिक्का है, जबकि मौर्य काल में स्वर्ण, कारशापन, दिनार, रूपक गुप्त काल के सिक्के हैं। टंका और जीतल सल्तनत काल के सिक्के हैं। मुहर और संसब मुगल काल के सिक्के हैं। जब संदर्भ पढ़ेंगे तब इनकी हम डिटेल से बात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं मुख्य रूप से मृदभांड पे। और मृदभांड जो है उसका सामान्यतः अर्थ हम मिट्टी के पात्र से ही लेते हैं। तो मृदभांड का शाब्दिक अर्थ अगर हो तो ये एक तरह से मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का पात्र है, जिस पर एक तरह से अलग अलग संस्कृतियों के रंग मिलते हैं, अलग अलग कालों के रंग मिलते हैं। लाल काले भी हैं, एक तरह से चित्रित प्रकार के हैं, पॉलिश वाले भी हैं, काले भी हैं। और ये मृदभांड जो है मुख्य रूप से अनाज संग्रह करने के पात्र थे। तो अनाज संग्रह हेतु यूज लिया जाता था, एक तरह से बड़े मटके हम कह सकते हैं। तो मृदभांड अनाज संग्रह करने के बर्तन थे। अलग अलग रंग के आधार पे 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति है, और सामान्य रूप से हमें एक तरह से सीटेट वगैरह में और फर्स्ट ग्रेड में बार बार क्वेश्चन एक दक्षिण भारत में यूनानी मृदभांड जो प्रचलित होता है उसका भी पूछा हुआ मिलता है क्वेश्चन। तो 4 प्रकार की मृदभांड संस्कृति हम पढ़ेंगे टॉपिक के साथ। जनरल बात कर लेते हैं एक तरह से लाल काले मृदभांड। पहले प्रकार की मृदभांड संस्कृति जो है वो गेरुए रंग के मृदभांड है। एक मृदभांड संस्कृति चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है। एक पॉलिश वाले मृदभांड कह सकते हैं, खासकर इनको हम NBPW मृदभांड लिखते हैं। और एक जो बार बार शब्द पूछा जा रहा है सिटेट वगैरह में, एम्फोरा है। तो जब सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो गेरुए रंग के मृदभांड वहाँ पे प्रचलित थे। लाल और काले मृदभांड ज़्यादातर ऋग्वैदिक काल से संबंधित रखते हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति से समानता रखते हैं ये मृदभांड। हालांकि कालक्रम के आधार पे एग्जैक्ट नहीं माना जाता इन्हें। एक तरह से कुछ जो मृदभांड है दूसरी संस्कृतियों से भी संबंध रखते हैं। चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो सामान्य रूप से उत्तर वैदिक काल से संबंध रखे जाते हैं। और NBPW अर्थात उत्तरी काली पॉलिश वाले जो मृदभांड हैं, जिनको एक तरह से पॉलिशदार मृदभांड भी कह दिया जाता है, सबसे विकसित मृदभांड संस्कृति भी यही है, ये मौर्य काल से संबंधित है। एम्फोरा जो है वो यूनानी शैली का एक जार है जिसको हत्ते वाला जार कह दिया जाता है, और ये तरल पदार्थ संग्रह करने के लिए यूज़ लिया जाता था। ये बार बार पूछा जा रहा है। तो यूनानी शैली का एक मृदभांड जो खासकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अरिकामेडु से मिला है, ये एम्फोरा, इसको भी मृदभांड कह दिया जाता है। मृदभांड जो है वो पुरातत्व की वर्णमाला भी कहलाता है। तो मृदभांड अलग अलग काल से संबंधित तो ही है। दक्षिण भारत में एक तरह से कुछ राजवंशों से संबंधित या फिर जो स्थानीय यूनानी संस्कृति है उससे संबंधित व्यापार के संदर्भ में भी यूज़ लिया जाने वाला शब्द हुआ। अब मृदभांड के बाद आगे
हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से जो गुफा लेख वगैरह हैं उनके संदर्भ में जनरल शब्द यूज करते हैं। तो देखें, आगे बढ़ने से पहले एक और शब्द गुफा लेख, एक शब्द हम यूज करेंगे स्तंभ लेख, और एक शब्द हम यूज कर लेंगे इसके साथ साथ ताम्रपत्र। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जनरल जानकारी ले लेते हैं। जो लेख गुफाओं में अंकित हैं उनको हम सामान्य रूप से गुफा लेख कह रहे हैं। इनको हम अभिलेखों में भी शामिल कर लेते हैं और अलग भी शामिल कर लेते हैं। गुफा लेखों की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमें सबसे महत्वपूर्ण गुफा लेख अजंता और एलोरा गुफाएं मिलती है। अजंता एलोरा गुफाएं जो है वो गुप्त काल की गुफाएं हैं, और जहां अजंता की गुफाएं खासकर बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के विभिन्न घटनाओं के बारे में, एक तरह से राहुल के समर्पण, प्रथम उपदेश, एक तरह से उनके उपदेश सुनते भक्तगणों के बारे में जानकारी देता है। तो ये पूरी तरह से जो अजंता गुफाओं के चित्र हैं वो महायान और हीनयान दोनों शाखाओं से संबंधित, वो बौद्ध धर्म को समर्पित है। बहुत सारी गुफाएं जो है गुप्त काल के पहले और बाद की भी निर्मित है। जहां एलोरा गुफाएं औरंगाबाद की ही गुप्तकालीन गुफाओं की बात करें तो वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है, एलोरा 3 धर्मों से संबंधित है। दोनों का स्थान एक ही महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला। गुफा लेखों में ही हम देख लेते हैं कि मौर्य काल में 12 बार और नागार्जुनी गुफाएं हैं जो हमें आजीवक सन्यासियों के बारे में जानकारी देती है। अभी अभी हाथी गुफा अभिलेख के बारे में बात की, तो हाथी गुफाएं और इसके साथ साथ उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो है वो हमें मुख्य रूप से जैन धर्म और खारवेल के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गुफाओं में जो लेख अंकित मिलते हैं वो किसी शासक के बारे में, किसी राजवंश के बारे में, किसी धर्म के बारे में भी जानकारी देता है। एक तरह से कला की दृष्टि से इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब अजंता और एलोरा की बात करें तो यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल एक धरोहर है भारतीय धरोहर, सांस्कृतिक दृष्टि से और एक तरह से पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर भी उसको मान सकते हैं। स्तंभों की बात करें तो ये मुख्य रूप से स्तंभ जो है हमें मौर्य काल में ही मिलते हैं और अशोक मौर्य के ही स्तंभ हैं सामान्यतः। मौर्य काल में फिर से इनकी बात कर लेते हैं, लेकिन ये स्तंभ जो है वो भी हमें लेखयुक्त या लेख विहीन के रूप में बहुत कुछ एक तरह से राष्ट्रीय संदर्भ में, प्रतीकात्मक रूप में और एक कला की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की बात करें तो अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है सारनाथ से, और यहाँ पर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए 4 सिंगों की आकृति है। सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया है उसका अंकन मिलता है। तो सारनाथ जो है स्तंभ लेख का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ से अपना राष्ट्रीय वाक्य उद्धृत किया गया है। इसके साथ साथ सांची का, रुमेंदई का बहुत सारे स्तंभ भी हैं। एक तरह से प्रशस्ति के संदर्भ में भी हम कह रहे हैं कि वो एक प्रशस्ति भी है और स्तंभ भी हैं। जब हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेहरौली स्तंभ लेख जो लोह स्तंभ है वो धातु कला का चमत्कार तो है ही है, इसके साथ साथ हमें चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ भी, एक तरह से स्तंभ भी मिलता है। ताम्रपत्र की बात करें तो सामान्यतः ताम्रपत्र जो है वो तांबे की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण लेख को कह देते हैं। तो तांबे की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण जो लेख हैं वो सामान्यतः ताम्रपत्र हैं। ताम्रपत्र को हम अभिलेख में भी शामिल कर लेते हैं और एक तरह से स्वतंत्र रूप से भी। राजस्थान के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि आहड़ का, पुर का ताम्रपत्र है, और भारतीय संदर्भ में देखें तो प्राचीनतम ताम्रपत्रों में शोहगोरा और महास्थान ताम्रपत्र मिलता है। और ये हर बार फर्स्ट ग्रेड का कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलता रहता है, पीसीएस का भी क्वेश्चन है। महास्थान आधुनिक बांग्लादेश में पड़ता है और शोहगोरा वर्तमान में यूपी में पड़ता है। तो ये जो अभिलेख हैं, जो ताम्रपत्र भी हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण एक तरह से ताम्रपत्र हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष पड़ता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अकाल का प्रबंधन करने की जानकारी जो है ये ताम्रपत्र देते हैं।
अधिकांश ताम्रपत्र जो हैं उनका संबंध भूमि अनुदान से है। तो इसका शब्द एक हम ये भी जोड़ सकते हैं, अति महत्वपूर्ण कंटेंट है कि ताम्रपत्रों का संबंध जो है वो भूमि दान से संबंधित है। ये जो ताम्रपत्र हैं राजस्थान के संदर्भ में देखें तो एक तरह से भूमि अनुदान के साथ साथ हमें अन्य घटनाओं की आर्थिक और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे जौहर प्रथा के बारे में, विभिन्न लाग बाग के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत भी ताम्रपत्र हैं। तो ये कंप्लीटली हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में एक तरह से अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, ताम्रपत्र और इसके साथ साथ विभिन्न शिलालेख और स्तंभों की बात करी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि दो प्रकार के स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत हम अगले टॉपिक में साहित्यिक स्रोत के बारे में, जो धार्मिक और संस्कृत, लौकिक और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत होगा, वहाँ जनरल जानकारी लेंगे। यहाँ हमने ये भी देखा कि भारतीय इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के जनक और राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है। लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के संदर्भ में। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक तरह से कैलेंडर जो है, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो संवत की भी बात की, और इतिहास में काल गणना के लिए कौन सी कॉन्सेप्ट प्रचलित रहती है। तो इसके बारे में हमारा जो वीडियो है खासकर पुरातात्विक स्रोत पे और इतिहास की बेसिक जानकारी पे आधारित था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।